दोस्तों प्यार अगर सच्चा हो तो जिंदगी बना देता है, लेकिन वही प्यार अगर धोखे की नींव पर बना हो तो पूरी जिंदगी जिंदगी बर्बाद कर देता है। जरा आप सोचिए, एक गरीब किसान की बेटी जिसकी पूरी दुनिया उसके माँ बाप और एक आम का बगीचा था, किसी ने कभी गांव के बाहर की दुनिया ठीक से नहीं देखी थी, तो उसे क्या पता था कि उस बगीचे के आगे आगे वाला लड़का अमीर घर का था। उसकी पूरी जिंदगी बदल चुकी थी। पहले दोस्ती, फिर प्यार, फिर शादी के वादे, और फिर एक ऐसा धोखा जिसे सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, वही धोखा आप समझ लीजिएगा, जिसे उस लड़की की जीते जी मौत के दरवाजे तक पहुंच जाती है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब लड़की के पिता नहीं बल्कि लड़के के पिता ने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। और एक अमीर जमींदार अपने बेटे की गलती मान लेता है और अपनी दौलत और रसूख के दम पर पूरे मामले को दबा देता है। लेकिन जब किसान की बेटी को इस लड़के के पिता एक ऐसा फैसला लेते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्या एक अमीर जमींदार अपने बेटे की गलती मान लेगा, या अपने दौलत के गुरूर में, अपने दौलत के रसूख में वे पूरे दम से पूरे मामले को दबा देगा? क्या गरीब किसान की बेटी को इंसाफ मिल पाएगा, या उसकी कहानी भी लाखों उन महिलाओं या लड़कियों की तरह अधूरी कहानी होकर के दफन हो जाएगी? और जब आपको पता चलेगा कि उस लड़की की जिंदगी में पहले से एक और लड़की थी, तब इस कहानी का एक ऐसा मोड़ आएगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ प्यार और धोखे की कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी एक विश्वास की कहानी है। यह कहानी जिम्मेदारी की कहानी है, इंसाफ की कहानी है, एक और ऐसे पिता की कहानी है जिसने अपने बेटे की गलती को छिपाने के बजाय ऐसा फैसला लिया जो आज भी लोगों के लिए मिसाल बन गया है। तो आखिर क्या हुआ था? राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक आम के बगीचे में कैसे मुलाकात ने कई जिंदगियां बदल दी, और अंत में किसकी जीत हुई, प्यार की या दौलत की या इंसाफ की? यह जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक जरूर देखें। और इस सच्ची कहानी में जब पूरी तरह से आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मौजूद हो जाएंगे कि इस पृथ्वी पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं। दोस्तों, मैं हूं कुमार अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं कुमार अभिषेक क्राइम शो। तो हर अपराध की शुरुआत बंदूक या चाकू से नहीं होती। कई बार उसकी शुरुआत एक मासूम मुस्कान से होती है। यह कहानी शुरू होती है राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से, जहां चारों तरफ हरियाली थी। गांव में थोड़ी दूर पर लगभग 100 बीघे में फैला हुआ एक आम का बगीचा था। उस बगीचे का मालिक था दुष्यंत चौहान। इलाके का सम्मानित जमींदार था। दौलत की कोई कमी नहीं थी। हजारों बीघा जमीन थे, नौकर चाकर और जो भी गाड़ियां, और उसके 4 बेटे भी थे। 3 बड़े बेटे थे और अपनी अपनी दुनिया बसा चुके थे। लेकिन सबसे छोटा बेटा जो था उसका नाम चंद्रमोहन था। दिल्ली में रहकर पीएचडी चंद्रमोहन कर रहा था। उधर उसी बगीचे की देखभाल करता था एक गरीब किसान जिसका नाम रामलाल होता है। हर साल वह इस बगीचे की रखवाली करता था अपनी पत्नी के साथ, और दोपहर को उसकी
इकलौती बेटी होती है जिसका नाम सविता होता है, घर से खाना लेकर हर दोपहर को अपने माँ बाप के पास आती थी खाना देने के लिए। और सविता पूरे बगीचे में घूमकर, जब उसके माँ बाप खाना खाते थे तो वे घूमकर निगरानी करती थी कोई आम की चोरी न कर ले, कोई पौधे को नुकसान न पहुंचा दे। उसे क्या पता था कि उसी बगीचे में कोई उसकी जिंदगी भी चुरा ले जाएगा। दोस्तों, आज की कहानी 2017 की है। आम का मौसम था, यानी गर्मियों का मौसम था। कई महीनों बाद चंद्रमोहन छुट्टी में अपने गांव लौटा था। एक दिन यूं ही टहलते टहलते वह आम के बगीचे के पास पहुंच गया। तभी उसकी नज़र दूर खड़ी एक लड़की, जिसकी नाम सविता थी, उस पे पड़ी। सादा सलवार कुर्ता और चेहरे पर मासूमियत और आंखों में किसी भी तरह की दिखावा नहीं। चंद्रमोहन कुछ पल के लिए तो वह ठिठक गया और उसने पहली बार किसी लड़की को इस तरह से देखा था। शायद पहली बार किसी को पाने की जिद उसके मन में जगी थी। वह धीरे धीरे सविता की तरफ बढ़ा और सविता ने उसे देखा और अनजान समझकर बोली, उधर मत जाइए, रास्ता बंद है। बोली कि उधर मत जाइए, रास्ता बंद है। चंद्रमोहन मुस्कुराया और बोला, रास्ता शायद बंद हो, लेकिन बात करने का रास्ता तो खुला ही है। सविता एकदम हैरान रह गई जब उसे पता चला कि सामने खड़ा युवक उसी जमींदार का बेटा है जिसका आम की बगीचे की रखवाली करते हैं उसके पिता कहते हैं। तो वे घबरा गई। वे तुरंत हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन चंद्रमोहन के चेहरे पर मुस्कान थी। उसके मन में एक ऐसी योजना बना रहा था जिसका अंदाजा सविता को बिल्कुल भी नहीं था। और यहीं से शुरू होती है इस कहानी की असली पटकथा। कहानी नहीं, सच्ची कहानी की पटकथा। क्या यह मुलाकात प्यार में बदलेगी, या यह मासूम भरोसा सविता का सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है। दोस्तों, अपराध कभी अचानक नहीं होता। उसकी शुरुआत भरोसा जीतने से होती है। पहली मुलाकात के बाद चंद्रमोहन रोज उसी आम के बगीचे में उसी समय आया करता था। उसे जब पता चल चुका था कि सविता हर दिन दोपहर को अपने माता पिता को खाना लेकर के आती है, तो करीब 2 से 3 घंटे वहीं रहती है। शुरुआत में हालचाल पूछे जाते थे, फिर पढ़ाई लिखाई की धीरे धीरे बातें होती थी, फिर सपनों की बातें होती थी, और धीरे धीरे बातें मुस्कान में बदलने लगी। सविता एक साधारण किसान की बेटी थी। उसने शहर की चमक दमक कभी नहीं देखी थी। वे अपने गांव छोड़कर के कभी बाहर गई ही नहीं थी। उधर चंद्रमोहन पढ़ा लिखा बड़े घर का लड़का था। पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसे लोगों को प्रभावित करना आता था। एक दिन उसने सविता से कहा कि क्या तुम्हें पता है, शहर की लड़कियां से कहीं ज्यादा अच्छी गांव की लड़कियां होती है। उनमें दिखावा नहीं होता है, बल्कि उनका दिल साफ होता है। यह सुनकर सविता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे लगा शायद पहली बार किसी ने उसकी सादगी का तारीफ की है। कुछ दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें बढ़ती चली गई। फिर एक दिन चंद्रमोहन ने कहा, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूं। सविता चौंक गई और उसने कहा, हम तो यही बात कर रहे हैं, फिर अलग मिलने की क्या जरूरत है। चंद्रमोहन बोला, कुछ ऐसी बातें होती है जो सबके सामने नहीं की जाती है। सविता असमंजस में पड़ जाती है, लेकिन लगातार नजदीकियां और भरोसे के कारण उसे मिलने के लिए हामी भर दी। कुछ दिन बाद जब घर पर कोई नहीं था, चंद्रमोहन वहां पहुंचा। दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसी दौरान चंद्रमोहन ने सविता से शादी का वादा किया। उसके बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो। सविता ने कई बार पूछा कि तुम्हारा परिवार मान जाएगा। चंद्रमोहन बिना झिझक के जवाब दिया
परिवार बाद में देखेंगे, पहले तुम मुझ पर भरोसा करो। दोस्तों, यहीं सविता ने सबसे बड़ा फैसला लिया। उसे लगा कि जिस इंसान ने शादी का वादा किया है वह उसे अकेला कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन दोस्तों, कई बार झूठे वादे ही सबसे बड़े जाल साबित होते हैं। कुछ दिन बाद चंद्रमोहन अपनी पढ़ाई के लिए वापस दिल्ली चला जाता है। सविता रोज उसकी राह देखती रहती है, फिर उसके फोन का इंतजार करती रहती है, फिर उसे लौटने की उम्मीद करती है। लेकिन समय बीतता चला जाता है और चंद्रमोहन वापस नहीं आया। इधर सविता की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव शुरू हो चुका था जिसे वह किसी से नहीं कह सकती थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सविता की पूरी दुनिया ही पूरी तरह से बदल गई थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने जैसा फैसला कर लिया था। यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होने वाला है। जिंदगी में ऐसा बदलाव शुरू हो चुका था जिससे वह किसी से कह नहीं सकती थी। ऐसा क्या हुआ था? सविता की दुनिया पूरी तरह ही बदल गई थी। क्या उसे अपनी जिंदगी खत्म करने जैसा कदम उठाने का फैसला किया? फिर यहीं से कहानी का सबसे दर्दनाक सफर शुरू होता है। जब भरोसा टूटता है तो इंसान सबसे पहले खुद से हारने लगता है। चंद्रमोहन के दिल्ली लौटने के बाद शुरुआत में सविता को लगा कि शायद वह पढ़ाई में व्यस्त होगा, लेकिन वह हर दिन सविता उसका हर दिन इंतजार करती थी और वो सोचती थी कि आज फोन आएगा, कोई संदेश मिलेगा। लेकिन हफ्तों बीत गए, हफ्ता महीनों में भी बदल गए और महीने जो है 6 महीने में बदल गए। सविता के शरीर में बदलाव महसूस हो रहा था साफ, और इससे पहले वे नज़रअंदाज किया। लेकिन जब समय बीतता चला गया तो उसे एक ऐसा एहसास हुआ कि उसकी ज़िंदगी में अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके सामने सबसे बड़ा सवाल था कि अब आगे क्या होगा। अगर वह यह बात घर वालों को पता चलती है तो वे क्या सोचेंगे, गांव वाले उसके बारे में क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस इंसान ने साथ निभाने का वादा किया वही सैकड़ों किलोमीटर दूर चला गया, यानी दिल्ली चला गया। भाई, सविता ने कई बार चंद्रमोहन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब सविता के अंदर डर, घबराहट और समाज में बदनामी का भय उसके दिमाग में घर कर चुका था। हर दिन उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, यह अकेले में ही इस दर्द को सहती रही। लेकिन एक रात जब उसे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो उसने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी कल्पना उसके माँ बाप भी नहीं कर पा रहे थे। गांव के बाहर घर के पास बने पुराने कुएं की तरफ वह चुपचाप चली जाती है और रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और आंखों में सिर्फ आंसू लिए और रोए और बिना कुछ सोचे सविता जो होती है वह कुएं में छलांग लगा देती है। लेकिन कहते हैं जिसकी सांसें बाकी होती है उसे मौत छूकर निकल जाता है। जब सुबह उसके परिवार ने सविता के घर में नहीं देखा तो सविता की तलाश शुरू हुई। कुछ देर बाद कुएं से हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। लोग दौड़कर पहुंचे और बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला गया। परिवार समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सविता ने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जांच के दौरान डॉक्टर ने परिवार वालों से कहा कि हम आपसे अकेले में बात करना चाहते हैं। वे लोग अकेले जाते हैं। वहीं से यह राज घर वालों के सामने आ जाता है, जिससे 2 परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्या बताया? क्या सविता सच बता पाएगी? और जब दुष्यंत चौहान को अपने बेटे की सच्चाई पता चलेगी तो उसका फैसला क्या होगा?
सच चाहे जितना छुपा लिया जाए, एक न एक दिन वो सामने आ ही जाता है। अस्पताल में डॉक्टर की बात सुनते रामलाल और उसकी पति सुखराजी देवी दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर ने साफ कहा, आप पहले अपनी बेटी से आराम से बात करिए, उससे डराइए मत। जो भी हुआ की सच्चाई जानना जरूरी है। घर लौटने के बाद रामलाल पहली बार अपनी बेटी को डांटने के बजाय उसके सर पर हाथ रखा और कहा, बेटी जो भी हुआ सच सच बता, मैं तेरा बाप हूं। इतना सुनते ही सविता फूट फूट कर रोने लगी। दोस्तों इतनी रोई कि आंखों से धार निकलने लगे। कई मिनटों तक वे कुछ बोल नहीं पा रही थी और रोती रही। फिर खुद को संभाला। उसने उस दिन से लेकर आज तक की पूरी कहानी अपने पिताजी को बताई। कैसे आम के बगीचे में मुलाकात हुई, कैसे रोज बातें होती थी और कैसे शादी का भरोसा दिलाया गया। कैसे एक दिन उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। रामलाल चुपचाप सुनते रहे बेचारे। उनकी आंखों से भी आंसू थे, लेकिन आंखों में गुस्सा भी था, अपनी बेटी पर नहीं बल्कि उस इंसान पर था जिसने उनकी बेटी का भरोसा तोड़ा था। अब सवाल था, आखिर उस लड़के का नाम क्या है? रामलाल ने कांपती हुई आवाज से पूछा, बेटी कौन है वे? सविता ने सर झुका लिया और धीरे से एक नाम लिया, चंद्रमोहन। जब नाम सुनते ही रामलाल कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गए। यह कोई साधारण लड़का नहीं था, बल्कि उसी जमींदार दुष्यंत सिंह चौहान का बेटा था, जिसके बगीचे की रखवाली वे करता है। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी रखवाली में ही गुजार दी। एक तरफ गरीब किसान, दूसरी तरफ इलाके का सबसे सम्मानित रसूखदार परिवार। रामलाल पूरी रात सो नहीं सका। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे अब करे तो क्या करे। पुलिस में जाए, चुप रहे, या गांव बेटी के साथ छोड़ दे। आखिरकार अगली सुबह उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से दुष्यंत सिंह चौहान की हवेली पहुंच गया। और दुष्यंत सिंह को देखकर दुष्यंत सिंह ने रामलाल को देखते ही कहा, क्या बात है रामलाल, आज तुम परेशान लग रहे हो। रामलाल की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने हाथ जोड़ लिया और बोले, मालिक आज मैं मदद मांगने आया हूं। दोस्तों रामलाल ने एक बात दुष्यंत सिंह चौहान को बता दी। कुछ ही देर तक बिना कुछ बोले बैठा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उनका अपना बेटा ऐसा कर सकता है, लेकिन उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के कहा, पहले मैं सविता से खुद बात करूंगा। सच जो भी होगा उसके आधार पर मैं फैसला करूंगा। यहीं से इसी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ दोस्तों आ जाता है। ये क्या दुष्यंत सिंह चौहान अपने बेटे का साथ देंगे या फिर उस बिटिया के साथ इंसाफ करेंगे? एक पिता के सामने सबसे कठिन पल होता है जब एक तरफ दूसरे का बेटा हो और एक तरफ उसका जमीर हो। सविता से की पूरी बात सुनने के बाद दुष्यंत ने सारी रात सो नहीं पाए। बार बार उसके मन में एक ही सवाल उठ रहा था, अगर मेरा सचमुच बेटा दोषी है तो मैं सिर्फ इसलिए उसे बचा लूं कि वह मेरा बेटा है। अगली ही सुबह उन्होंने दिल्ली में पढ़ रहे चंद्रमोहन को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन कर कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा, बेटा तुम तुरंत घर आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है। की आवाज़ सुनकर चंद्रमोहन घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई अनहोनी हो गई है। वह पहली ही ट्रेन से राजस्थान के लिए निकल पड़ा। अगले दिन सुबह जैसे ही वह घर पहुंचा, दुष्यंत सिंह ने उसे अपने कमरे में बुलाया, कमरे का दरवाज़ा बंद किया और कुछ पल तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। फिर दुष्यंत ने एक सवाल पूछा, चंद्रमोहन, क्या तुम सविता को जानते हो? यह नाम सुनते ही चंद्रमोहन के चेहरे का
रंग ही उड़ गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। कुछ ही सेकंड की खामोशी के बाद उसने सिर झुका लिया। दुष्यंत समझ चुके थे। उन्होंने गुस्से में कहा, तुमने सिर्फ एक लड़की के साथ नहीं बल्कि पूरे परिवार का भरोसा तोड़ा है। कुछ देर बाद चंद्रमोहन अपनी गलती स्वीकार कर ली। उसने कहा, पापा मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, यह सुनकर दुष्यंत कुछ देर तक शांत बैठे रहे। उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिसे पूरे गांव ने नहीं कभी कल्पना की थी। रामलाल और उसके परिवार को अपने घर बुलाया और कहा, अगर दोनों की सहमति है तो रिश्ता सम्मान के साथ होगा, पर किसी का कोई दबाव नहीं डाला जाएगा। सविता से अलग से पूछा गया, वो अपनी इच्छा से शादी करना चाहती है। कुछ देर बाद वह सोचने के बाद कही, हाँ। इसके बाद जल्दबाजी में नहीं बल्कि कानूनी प्रक्रिया करते हुए दोनों का विवाह कराया गया। गांव में इस फैसले की खूब चर्चा हुई। किसी ने कहा दुष्यंत चौहान ने परिवार की इज्जत बचाई, तो किसी ने कहा कि उन्होंने एक गरीब लड़की को सम्मान दिया। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली लौटने के बाद चंद्रमोहन के अतीत का एक और राज सामने आने वाला था। एक राज ऐसा जो नई शादी में संकट डाल सकता था। कि कौन था वो राज और कौन थी दूसरी लड़की? चंद्रमोहन ने उसे कोई वादा नहीं किया था। यह जानकर दोस्तों कहते हैं कि इंसान अपने अतीत से भाग सकता है, लेकिन अपने कर्मों से कभी नहीं भाग सकता। सविता और चंद्रमोहन की शादी हो चुकी थी। दोनों दिल्ली लौट आए। ऊपर से देखने वालों को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ अभी बाकी था। पहुंचने के कुछ ही दिन बाद एक युवती सीधे चंद्रमोहन के घर पहुंचती है। उसका नाम था रागिनी। रागिनी ने दरवाजा खुलते ही चंद्रमोहन को देखा और गुस्से से बोली, तुमने कहा था कि मुझसे शादी करोगे, फिर यह शादी कैसे कर ली? सविता यह सब सुनकर हैरान रह गई और उसे पहली बार पता चला कि उसके पति की जिंदगी में एक और लड़की मौजूद है। चंद्रमोहन के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सर झुका लिया। रागिनी ने साफ कहा कि अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं कानून का दरवाजा खटखटाऊंगी और तुम्हें यहीं पिटवाऊंगी। और यह खबर फिर से दुष्यंत सिंह चौहान तक पहुंच जाती है। उन्होंने एक बार फिर अपने बेटे को बुलाया और इस बार उसकी आवाज़ पहले से ज़्यादा भारी और सख्त थी। उन्होंने कहा, एक गलती इंसान से हो सकती है, लेकिन बार बार वही गलती करना वह चरित्र की कमजोरी होती है। ये दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई। रागिनी ने साफ कहा कि अब वो शादी नहीं करना चाहती, लेकिन जो भी उसे मानसिक पीड़ा मिली है उसका उचित समाधान होना चाहिए। इस कई दौर की बातचीत होती है और आपसी सहमति से मामला समाप्त किया जाता है। इसके बाद दुष्यंत ने अपने बेटे से कहा कि आज से तुम्हें अपनी जिंदगी अपने कर्मों से बनानी होगी। भरोसा टूटने में एक पल लगता है, लेकिन उसी भरोसे को वापस पाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। दोस्तों, समय बीतता चला गया। चंद्रमोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की, विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर बन गया। सविता की नई जिंदगी शुरू हो गई। धीरे धीरे उसके परिवार में खुशियां लौटी और दोनों अपने बच्चों के साथ जीवन बिताने लगे। लेकिन इस पूरी कहानी में अगर किसी ने सबसे बड़ा फैसला लिया तो वह थे दुष्यंत सिंह चौहान। उन्होंने अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालने के बजाय उन्होंने जिम्मेदारी से स्वीकार किया और जिम्मेदारी का रास्ता भी चुना। दोस्तों, अगर इस कहानी से कोई सीख मिलती है तो वे यह है कि झूठे वादे किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। रिश्ते हमेशा विश्वास पर टिके होते हैं। जब विश्वास टूटता है, सिर्फ दो लोग नहीं बल्कि पूरा परिवार टूट जाता है।
अगर आपको कुमार अभिषेक क्राइम शो की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। कुमार अभिषेक क्राइम शो को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं हूं कुमार अभिषेक मिश्रा। मिलते हैं अगली ऐसी ही रहस्यमयी, दिल दहला देने वाली, सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।